आज का हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स और आप बोल सकते हैं सिंपैथेटिक ड्रग्स के रिगार्डिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से एड्रिनर्जिक के अंडर जो कैटेकोलामाइंस हैं उनकी सिंथेसिस होती है और उनका फंक्शन देखा था ओवरऑल। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एड्रिनर्जिक ड्रग्स किस तरीके से काम करती हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि कैटेकोलामाइन जिस रिसेप्टर पे लग के अपना काम शो करती हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, उनके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो अल्फा एंड बीटा, अल्फा में आपके आ जाते हैं अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, अब हम सबसे पहले अल्फा को पढ़ते हैं। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की अगर हम बात करें तो ठीक है, अल्फा 2। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें लोकेशन क्या है, ये जो रिसेप्टर्स हैं आपके अल्फा 1 और अल्फा 2 ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं वो देखते हैं। तो अल्फा 1 आपका प्रेजेंट है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, यस। ठीक है, मतलब कि वेस्कुलर मतलब वेसल्स हो गई, जो भी ब्लड वेसल्स है वहां पे इनर वॉल पे ब्लड वेसल्स की इनर जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। तो जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो उन पे इनकी लोकेशन है अल्फा 1 रिसेप्टर की। ठीक है, क्या है ये, रिसेप्टर है। अगर दूसरी बात करें लोकेशन में ही तो पोस्ट जंक्शनल ऑन इफेक्टर ऑर्गन। अब एक तो ऑर्गन है नहीं, अब ब्लड वेसल्स तो बहुत सारे ऑर्गन्स तक जा रही हैं। ठीक है, तो इफेक्टर ऑर्गन हमने बोल दिया जहाँ पे मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर पे जब आपका नोर एड्रेनलिन लगेगा या कोई भी कैटेकोलामाइन लगेगा देन वो अपना फंक्शन शो करेगा उस ऑर्गन पे। ठीक है, तो पोस्ट जंक्शनल क्या हो गया, हमने देखा था ये इस तरीके से होता है। ठीक है, रफ साइड ये जंक्शनल एरिया था, ठीक है, जहाँ पे दोनों कम्युनिकेट कर रहे थे, इसे हम बोलते हैं प्री जंक्शनल एरिया। ठीक है, प्री जंक्शनल, और ये जो है इसे हम बोल देते हैं पोस्ट जंक्शनल। ठीक है, रिसेप्टर तो यहीं पे होते हैं ना, तो यहाँ पे लग के जो भी आगे फंक्शन है वो इस तरीके से करेंगे। तो ये था पोस्ट जंक्शनल। लोकेशन के बाद हम देखेंगे कि कौन से प्रोटीन से हमारा जो लिगेंड आएगा कौन से प्रोटीन से लगेगा। तो प्रोटीन देख लें, अल्फा 1 के केस में जो हमारा प्रोटीन लगता है वो है GQ। ठीक है, और इस केस में ओके इधर लोकेशन नहीं लिखी। अल्फा 2 में अगर लोकेशन की बात करें तो ब्रेन आ गया और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर आपको पता होगा तो पता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इफेक्टर देखा था हमने। ठीक है, ये लास्ट में हमने समझा था इफेक्टर वो नर्व्स हैं जो अपना रिस्पॉन्स शो करती हैं, मोटर न्यूरॉन्स, और इफेक्टर जो स्टिमुलाई जो आई से लेकर जाएंगी। ठीक है, और मोटर की अगर हम बात करें तो फर्दर ये डिवाइड होता था ANS में एंड सोमैटिक में। ठीक है, और ANS एंड सोमैटिक हो गया, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, और इसमें हमारा आ जाता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये है मतलब ओवरऑल सब कुछ ही आ गया PNS में। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक जगह पर इसकी लोकेशन है। तो ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसकी लोकेशन है। इसमें प्रोटीन की बात करें, कौन सा प्रोटीन आता है, GI एंड GO। हमें पता है ये क्या है, G प्रोटीन्स हैं जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में G प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन प्रोटीन के साथ बाइंड होके ये एक्शन शो करता है। अगर हम इफेक्टर पाथवे की बात करें, कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे, अगर आपने ट्रांसडक्शन पाथवे देखा होगा तो GQ पर, G प्रोटीन Q पर लग रहे हैं तो ये क्या करेंगे,
फोस्फोलाइपेज सॉरी फोस्फोलाइपेज पाथवे को ये एक्टिवेट करेंगे, पाथवे एक्टिवेट, ठीक है। और इसमें कौन से वाला फोस्फोलाइपेज आपका एक्टिवेट होगा, वो है सी, ठीक है। और इधर जीआई और जीओ की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका पाथवे जो फॉलो करेगा वो क्या है, एडेनिलिन साइक्लेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। कैल्शियम चैनल बंद करता है एंड पोटेशियम चैनल ओपन करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फोस्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट होता है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद अगर अब हम इनका फंक्शन देखें तो फंक्शन में क्या है, अल्फा 1 जो आपका है, फंक्शन की बात करें तो ये स्मूथ मसल्स पे लग रहा है, ठीक है। ये वहां पे करवाएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस। हार्ट में अगर वो ब्लड वेसल जा रही होगी तो हार्ट में क्या करेगा, ये अरिदमिया, हार्ट रेट बहुत इंक्रीज कर देगा। अरिदमिया आपको पता है, हार्ट रेट जो होती है 72 होती है तो उससे फ्लक्चुएट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज आपका हार्ट बीट करने लगेगा, टैकीकार्डिया की कंडीशन, ठीक है। अगर जीआईटी में बात करें तो ये क्या करेगा, स्मूथ मसल्स वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं तो ये वहां पे क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ही करेगा। और गट सिक्रेशंस करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये और क्या काम करेगा, तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस हैं इनके शो हो रहे हैं, ठीक है। देन अब हम इधर आते हैं अल्फा 2 पे। इधर और एक काम है, वो है ग्लाइको, अगर आपका लीवर पे वो ब्लड वेसल जा रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसमें आपको पता है ग्लाइकोजन जो है आपका ग्लूकोज में टूट जाएगा और ग्लूकोज लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी फंक्शंस है अगर कोई आकर अल्फा 1 रिसेप्टर पर लगेगा। अल्फा 2 को देखें हम, अल्फा 2 को यहाँ पे एडेनिलाइल साइक्लेज GI-GO कैल्शियम को बंद कर रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम बंद कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेन काम है आपका अल्फा 2 रिसेप्टर जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन्हें बंद कर देता है। अगर आपका एसिटाइल कोलिन ले लो वो भी बंद हो जाएगा, उसका रिलीज बंद हो जाएगा, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ठीक है, इन सारी की सिक्रीशंस कंप्लीटली बंद हो जाती हैं। ये इनहिबिट करता है उनकी सिक्रीशंस को, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनहिबिट। इसके फंक्शन की बात करें, अगर कोई कैटेकोलामाइन आके यहीं पे लगता है तो उसी का ही जो काम है वो रुक जाएगा, सब कुछ इनहिबिशन हो जाएगा। इनहिबिट एसिटाइल कोलिन, इनहिबिट रिलीज ऑफ, फर्दर रिलीज ऑफ, ठीक है, रिलीज ऑफ नोरेपिनेफ्रिन। और यहाँ पे फोस्फोलाइपेज A2, ठीक है, एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है। तो ये क्या करता है, हमें पता है एराचिडोनिक एसिड जो पाथवे है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और उसमें थ्रोम्बोक्सिन भी आता है। तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन भी करते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के। अब हम बात कर लें कि एगोनिस्ट कौन कौन से हैं इनके, यहाँ पे लिख देती हूँ एगोनिस्ट। अल्फा 1 का जो एगोनिस्ट है वो है, रेड पेन से लिखती हूँ, वेयर इज
फिनाइल एफ्रेन एंड मिथॉक्सामेन। ठीक है, और इसका जो है एगोनिस्ट क्या है, क्लोनिडेन। ठीक है, ये है। उसके बाद अगर हम देखें एंटागोनिस्ट, तो यहाँ पे प्राजोसिन आ जाएगा और यहाँ पे एंटागोनिस्ट क्या आएगा, रोबोल्सिन। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है, जो यहाँ पे लग के इसके एक्शन को प्रोसीड करेंगे फर्दर, ये सारे फंक्शन शो करेंगे। और एंटागोनिस्ट क्या है, जो इस पे लग के ये जो एगोनिस्ट का एक्शन है इसे बंद कर देंगे। ये सारे एक्शंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अगर बीटा की बात करें, ये था आपका अल्फा 1 और अल्फा 2। रिवोल्फिसिन के साथ यूहिम्बीन भी है। ठीक है, ये रह गया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं अल्फा 1 रिसेप्टर पे, जैसे इसकी लोकेशन क्या है, एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, कौन से प्रोटीन से ये बाइंड होता है, कौन सा इफेक्टर पाथवे उस टाइम ओपन होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से आपने देख लेना है। ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे बीटा रिसेप्टर की ओर। ठीक है, अब बीटा को देखते हैं। हमारे पास 3 है बीटा रिसेप्टर के। अगर हम अब बीटा रिसेप्टर्स को देखें तो क्या है, हमें पता है बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। अगर हम लोकेशन देखें तो आपका बीटा 1 जो रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होता है हार्ट में। ठीक है, एंड सेकेंड जीजी सेल इन किडनी। ये क्या है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। ठीक है, किडनीज में। सेकेंड बीटा 2 की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकियोल्स या आप बोल सकते हो लंग्स। ठीक है, लंग्स, आईज, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर। ठीक है, जहां पे भी आपके स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है वहां पे आपका बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। एंड थर्ड वन आपका एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू। और अगर सेल की बात करें तो एडिपोसाइट। ओके, अब हम आगे अगर देखें कि किस प्रोटीन से बाइंड होता है, कौन सा पाथवे ये फॉलो करते हैं, तो वो देखें। पाथवे, जो प्रोटीन जिनसे ये बाइंड होते हैं वो तो है जीएस, तीनों ही। ठीक है, जीएस। और हमें पता है कि जी प्रोटीन एस से बाइंड होगा तो कौन सा पाथवे आपका स्टार्ट होगा, एडिनिलाइल साइक्लेज। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। ओके, अगर हम फंक्शन की बात करें तो अगर कोई लिगेंड आके बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर पे लगता है तो क्या फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, हार्ट पे ये बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, टैकीकार्डिया। ठीक है, आपकी जो हार्ट रेट है उसे इंक्रीज कर देगा। सेकंड, ये हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसे बहुत बढ़ा देते हैं, तो एज आयनोट्रोपिक एजेंट बोल सकते हैं। आयनोट्रोपिक एजेंट जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देंगे। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन
मायो मसल हो गया, कार्डियल आपका जो हार्ट को कार्डियल बोलते हैं, तो हार्ट के जो मसल्स हो गए। थर्ड अगर हम देखें तो ये क्या करता है, किडनी की बात करें तो ये रेनिन रिलीज को इंक्रीज करता है। रेनिन क्या है आपका बीपी रेगुलेटर, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट ये लिपोलाइसिस भी करता है, मतलब लिपिड जो है, लिपिड की ब्रेकडाउन हो जाती है और फ्री फैटी एसिड इन ब्लड गेट इंक्रीज्ड। तो हम बोल सकते हैं कैलोरीजेनेसिस, मतलब जो ब्लड में कैलोरीज बढ़ रही है। ठीक है, तो आपके बहुत सारे जो एनोरेक्टिक ड्रग्स हैं जो एपिटाइट को रिमूव कर देते हैं, तो ये बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करके ये काम भी करती हैं। ठीक है, क्योंकि मसल्स में ओबेसिटी में क्या होता है कि आपके जो स्किन में है, स्किन बोल रही हूँ, अंदर की तरफ जो मसल्स हैं उनमें एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, ये जो फैटी एसिड है ये डिपॉजिट हो जाता है और ओबेसिटी की प्रॉब्लम इसी वजह से तो होती है। तो ये क्या करता है, मसल से लिपिड को ब्रेक डाउन करके तोड़ के कम करता जाता है, तो ओबेसिटी में भी ये यूज होता है। ओके, तो ये थे फंक्शन हार्ट और किडनी में ये किस तरीके से काम करती हैं। अगर हम बीटा 2 की बात करें तो इसमें फंक्शन किस तरीके से होता है, क्या होगा। एक बात याद रखना आप कि बीटा 2 रिसेप्टर जहां भी आपके स्मूथ मसल्स है वहां पे प्रेजेंट होता है और ये बड़ा अच्छा काम करता है, रिलैक्सेशन का ही काम करता है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो ये उन्हें भी डायलेट कर देगा, ब्रोंकोडाइलेटर। ठीक है, जितने भी हमारे अस्थमैटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, वो यहीं पे बीटा 2 रिसेप्टर पे आके एक्ट करते हैं, ऐसे एगोनिस्ट और ब्रोंकोडाइलेशन का काम करते हैं। आइज पे माइड्रियासिस डायलेशन कर देगा प्यूपिल के, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देगा डायलेशन करके। और अगर हम लीवर में बात करें तो लीवर में ये क्या करता है, इंसुलिन के रिलीज को कम कर देता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आप ब्लड वेसल डायलेशन, ब्रोंको डायलेशन, माइड्रियाटिक डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, ऑफ प्यूपिल और यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेशन, डायलेशन करेगा तो रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, और लीवर में क्या करता है, डिक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन। और लीवर में ये क्या काम, जो दूसरा काम ये करता है वो ये है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर है लीवर में उसे तोड़ देता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है एक तो ये इंसुलिन की रिलीज को डिक्रीज कर रहा है, जो कि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, ब्लड में से कम कर देता है, इसे भी कम कर दिया और ऊपर से ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हर हाल में ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ा ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बीटा 2 रिसेप्टर है ये सारे फंक्शंस शो करेगा। और एक फंक्शन है, अगर बीटा 3 की बात करें तो हमें पता है ये एडिपोज टिश्यू पे एक्ट कर रहा है, तो ये एक ही काम करेगा, वो है लिपोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ फ्री फैटी एसिड, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड टू फ्री फैटी एसिड। अब हम इनके एगोनिस्ट देखेंगे जो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एगोनिस्ट कौन कौन से हैं देखें। बीटा 1 रिसेप्टर का जो एगोनिस्ट है वो है फिनाइलेफ्रिन एंड मिथोक्सामिन। ठीक है, बीटा 2 का हम देखें साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। अब एंटागोनिस्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी।
तो एंटागोनिस्ट बीटा वन रिसेप्टर का बीटा ब्लॉकर्स आ जाएंगे प्राजोसिन, ठीक है। और बीटा टू की अगर बात करें, एंटागोनिस्ट जो है वो है अल्फा मिथाइल प्रोपेनोलोल, ठीक है। तो इस तरीके से तो सॉरी प्राजोसिन नहीं है, सॉरी, मेटोप्रोलोल, ओके, ये आपका क्या है, बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, ये क्या है, बीटा ब्लॉकर है। प्राजोसिन तो वो अल्फा वन ब्लॉकर था। तो इस तरीके से बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री रिसेप्टर्स वहां पे आकर आपके कैटेकोलामाइंस लगेंगे, तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, तो हम क्लासिफिकेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, सबसे पहले प्रेशर एजेंट, प्रेशर एजेंट्स। प्रेशर एजेंट्स क्या है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जब बीपी लो हो जाता है तो उस लो बीपी को इंक्रीज करते हैं, रेज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, लो बीपी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, लो बीपी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें जो आपकी ड्रग्स आती हैं तो वो कौन कौन सी है, देखें। सबसे पहले आपकी आ जाती है डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, मिथोक्सामिन, मेफेंटामिन, ठीक है। काफी सारी ड्रग्स हैं जो आपके प्रेशर एजेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है, तो जो आपके बीपी को रेज करेंगी। सेकंड हमारी ड्रग है कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट क्या है, जो कार्डियक के मतलब हार्ट के एक्शन को इंक्रीज करेंगे, और हमें किस कंडीशन में हार्ट की जो फंक्शन है उसे इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ेगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो इसमें जितनी भी ड्रग्स आएंगी आपके हार्ट फेलियर के केसेस में, सीवियर हार्ट फेलियर के केसेस में यूज़ होंगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका पंप वर्क करना डिक्रीज कर देता है, काम उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये पंप के एक्शन को बढ़ा देंगी। तो कौन कौन सी ड्रग आती है हमारी, आइसोप्रेनालिन, ओके, डोब्यूटामीन एंड एड्रेनालिन। एक चीज आप हमेशा याद रखना, आगे जब एक एक ड्रग करेंगे तब भी करेंगे, आपका जो डोब्यूटामीन है ये इंक्रीज कर देता है कार्डिक आउटपुट को, स्ट्रॉन्गली ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, और ये स्ट्रॉन्ग आयनोट्रोपिक एजेंट भी है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और अगर एड्रेनालिन की बात करें तो ये पोटेंट कार्डिक स्टिमुलेंट है, ठीक है। मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ भी आपकी एड्रेनालिन जो होगी वो क्या करेगी, आपके जो हार्ट को स्टिमुलेट कर देगी, ठीक है। तो ये पोटेंट कार्डिक स्टिमुलेंट है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, और ये जो कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है। आइनोट्रोपिक मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देना, ठीक है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखना। थर्ड है आपकी ड्रग ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स नाम से ही पता लग रहा है, जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेंगी और अस्थमा में यूज होंगी। तो इसमें आ जाती हैं साल्ब्यूटामोल, टरब्यूटालिन, सैल्मीट्रोल। इन सारी ड्रग में से सबसे लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है ये, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर।
ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसे भी याद रखना है आपको। तो बेंबिट्यूरल, काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जो इसमें आ जाती हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी हैं। नेक्स्ट है एनोरेक्टिक्स। ये कौन सी ड्रग है जो भूख को जो भूख है उसे मिटा देती है। तो क्या हम बोल सकते हैं डिक्रीज द एपिटाइट। तो ये किस केस में हेल्पफुल हमें हो सकती है? ओबेसिटी के केस में, ठीक है, जो बंदा बहुत ज़्यादा ओबीज है और उसे वेट लूज करने की ज़रूरत है, तो हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फूडी इन नेचर होते हैं, तो ये उस केस में काम आता है। तो डिक्रीज द एपिटाइट और टू ट्रीट ओबेसिटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग आ जाएगी आपकी एम्फेटामिन, फेनफ्लुरामिन, फ्लुरामिन, और इसमें जो ड्रग आती है एनोरेक्टिक में वो है साइब्यूट्रामिन, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स हैं आपकी एनोरेक्टिक के केस में यूज होती हैं। नेक्स्ट अगर हम ड्रग्स देखें तो नेजल डीकंजेस्टेंट, नाम से ही पता लग रहा है कि कोल्ड में देखने को मिलता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम आती है हमें। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेजल म्यूकोजा होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उसमें, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, उस स्वेलिंग को कम कर देंगी, ठीक है, और आप अच्छे से ब्रीथ कर पाओगे। तो ये एज ए नेजल डीकंजेस्टेंट यूज होती हैं। तो वो ड्रग है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ओक्साज़ोलिन, नेफाज़ोलिन, आई थिंक फिनाइल, 1 सेकेंड, स्यूडोएफ्रीन भी इसी में, स्यूडोएफेड्रिन, फिनाइल एफ्रीन, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जो नेजल डीकंजेस्टेंट में आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें सीएनएस स्टिमुलेंट। एम्फेटामिन तो इसमें आ ही जाती है, तो डेक्स एम्फेटामिन, मेथेम्फेटामिन, एम्फेटामिन के ही डेरिवेटिव्स हैं ये, और मिथाइलफेनिडेट, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स आ जाती हैं सीएनएस, जो कि सीएनएस को स्टिमुलेट करती हैं, उसकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। उससे बढ़ाने से क्या होगा, आप हाइपर एक्टिव हो जाओगे, ठीक है, बहुत तेज़ी से कोई भी एक्टिविटी करोगे। तो इसी वजह से ही जो एम्फेटामिन है एथलीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम डोप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कहीं उस एथलीट्स ने एम्फेटामिन तो नहीं लिया हुआ है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एम्फेटामिन सीएनएस की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 7th है यूट्राइन रिलैक्सेंट। यूट्राइन रिलैक्सेंट में आपकी जो ड्रग आ जाती है आइजोप्राइन, आई थिंक यही है। नेक्स्ट है रिटोड्रिन, आपकी साल्ब्यूटामोल भी आ जाती है इसमें, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस की, ये आपकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म है। नाम से ही हमें इनके एक्शन का पता लग रहा है कि कौन कौन से रिसेप्टर पे लग रहे हैं, इजंट इट। हम ये अगर देखें यूट्राइन रिलैक्सेंट, अगर आप रिकॉल करो तो बीटा 2 है ना, वहाँ पे ये लगेंगी, ये वाली ड्रग्स आपकी बीटा 2 में। बाकी भी एक्शन होती है वो माइनर होती है, मेन इसकी वजह से बीटा 2 पे। अगर सीएनएस की बात करें तो सीएनएस लोकेशन में कौन सी हमारे जो थी वो प्रेजेंट थी, तो अल्फा रिसेप्टर्स आ जाएंगे आपके।
ठीक है। नेजल डीकंजेस्टेंट म्यूकोजा की बात हो रही है, म्यूकोजल स्मूथ मसल में ही ऐड होता है। तो इसके बाकी भी बहुत सारे है जो अपना काम शो करते हैं, तो ये अल्फा बीटा दोनों में ही लगेंगे। एनोरेक्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो एपिटाइट को इंक्रीज करती है, इनका अलग से ही फंक्शन है, तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ब्रोंकोडायलेटर बीटा 2 में लगेंगे। कार्डियक स्टिमुलेंट आपके अल्फा पे भी लगेंगी और बीटा में आप शो करोगे यहाँ पे बीटा 1, क्योंकि बीटा 2 नहीं, ठीक है। तो अल्फा पे तो ये करेंगे, बीटा 1 पे करेंगे। और प्रेशर एजेंट की अगर हम बात करें, ये भी अल्फा और बीटा 1 पे। तो अब हमें पता लग रहा है कि ये वाली ड्रग्स कौन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करके अपना एक्शन शो करेंगी, ठीक है। फिर भी इंडिविजुअल ड्रग्स की कुछ खास चीजें हैं, ठीक है, जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगी। जो आपका डोपामीन है, ये किस किस रिसेप्टर पे लग के काम करेगा, तब भी आपको मैंने बताया था अल्फा पे भी लगता है, ये बीटा पे भी लगता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो बीपी को रेज करते हैं, हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो अल्फा 1 एंड बीटा 1 है ना, तो अल्फा बीटा दोनों में लगते हैं। और इसके अलावा ये डोपामिन रिसेप्टर पे भी लगते हैं, ठीक है। ये 4 रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ ये लगकर अपना काम शो करता है, ठीक है। क्या काम शो करता है? जो डोपामिन है ये हमें यूज होता है, ये एज अ कार्डियक, ये क्या करता है, आपके बीपी को इंक्रीज कर देगा, राइज कर देगा, तो हम, और ये एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट भी है, ठीक है, कार्डियक स्टिमुलेंट। तो आप सिवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में भी डोपामिन को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर हम ड्रग देखें तो डोब्यूटामीन हमने देखा था, कार्डियक स्टिमुलेंट में देखा था, इसे भी हमने, ये डोपामिन का डेरिवेटिव ही है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डोपामिन। पर ये अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे लगकर ही अपना काम शो करता है, ये D1 D2 पे नहीं लगता, ठीक है, D1 D2 पे नहीं लगता, ठीक है, ये फर्क है। डेरिवेटिव तो डोपामिन का है, पर ये यहाँ पे नहीं लगता है, अल्फा और बीटा के साथ लगकर ये काम करता है। और ये किस केसेस में हम इसे यूज करते हैं, ठीक है, अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो करेंगे ही, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आयनोट्रोपिक एजेंट है, स्ट्रॉन्ग आयनोट्रोपिक एजेंट, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में करेंगे। उसके बाद अगर आपका पंप फेल हो रहा है, किस वजह से? पंप फेलियर एसोसिएट टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से पंप फेलियर हो रहा है, तो उस केस में भी अगर हम डोब्यूटामिन यूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद कार्डियक सर्जरीज के दौरान भी ये डोब्यूटामिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये हर तरफ से जो हार्ट है उसकी फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है। तो हार्ट की बहुत सीवियर कंडीशंस में, चाहे उसकी सर्जरी में, हम डोब्यूटामिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारी अगर ड्रग हम देखें एफेड्रिन को, क्लासिफिकेशन में हमने देखा है एफेड्रिन एज अ प्रेशर एजेंट है। ये मिलता है हमें एफेड्रा वल्गैरिस से, ये प्लांट है वल्गैरिस से, ठीक है। और अगर इसकी एक्शन की बात करें, किस तरीके से, ये इनडायरेक्ट फंक्शन ही शो करता है, इनडायरेक्टली ही एक्ट करता है, और बहुत कम है कि ये डायरेक्टली एक्शन अपना शो करे अल्फा और बीटा पे लग के, ठीक है, ये माइनर पे आ जाता है। तो इसकी सिलेक्टिविटी नहीं है, नॉन सिलेक्टिविटी है, नॉन सिलेक्टिव, तो इसे हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। अगर इसकी पोटेंसी की बात करें, तो इसकी पोटेंसी इज 100 टाइम्स
लेस देन एड्रेनलिन। ये भी वजह है कि हम एफेड्रिन नहीं यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत कम इसकी पोटेंसी है। बहुत कुछ यूजेस की वजह से इसे मतलब थोड़े ही केसेस है जहाँ पे हम इसे यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इन केस ऑफ ए क्रोनिक ब्रोंकियल एस्थमा, बहुत कम, ठीक है, वो भी क्रोनिक ब्रोंकियल एस्थमा के केसेस में, या फिर अगर जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है हमने, उस केस में अगर हाइपोटेंसिव हो जाए, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उस केस में हम एफेड्रिन देते हैं, ठीक है। हाइपोटेंसिव ड्यू टू स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो मेन ये दो चीज़ों पे ही रिस्ट्रिक्टेड है इसकी यूज, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड यूज, क्योंकि सिलेक्टिविटी नहीं है इसकी। उसके बाद हम देखें अगर एम्फेटामिन, हमने देखा था एम्फेटामिन क्या है, एक तो एज ए एनोरेक्टिक भी है ये, और दूसरा सीएनएस स्टिमुलेंट भी है। एम्फेटामिन में हमने देखा था डेक्सएम्फेटामिन और हमने देखा था मेथेम्फेटामिन। एम्फेटामिन वैसे तो नॉन सिलेक्टिवली ही वर्क करता है, पर इसकी जो ड्रग्स आ गई डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन और फिर मेथेम्फेटामिन, ठीक है, ये सिलेक्टिवली वर्क करती हैं, सिलेक्टिवली increase the level of norepinephrine, ठीक है, ये सिलेक्टिवली एक्ट करती हैं। एक्ट ये किसमें, अल्फा और बीटा दोनों पे ही लग के नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को ये बढ़ा देती हैं। और दूसरा मैंने तब भी बताया था क्लासिफिकेशन के टाइम, डोप टेस्ट में भी इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सीएनएस की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो एथलीट इसे यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा कैपेसिटी से वो अपना काम कर पाए, तो उस केस में भी ये यूज़ होता है। और अगर हम बात करें एम्फेटामिन की, तो एनोरेक्टिक में हमने इसका यूज़ देखा था, तो वो किस तरीके से काम करता है, हाइपोथैलेमस में फीडिंग सेंटर है, ठीक है, उस पे एक्ट करता है, ठीक है, स्टिमुलेट नहीं करेगा। अगर फीडिंग सेंटर पे जब स्टिमुलेशन होती है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमें क्रेविंग होती है, खाना खाते हैं या जो भी वो सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हो गया, तो वो फीडिंग सेंटर पे जाके लग जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारा एपिटाइट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से फीडिंग सेंटर पे एक्ट करके ये एपिटाइट को डिक्रीज कर देता है। इसमें हमने और अगर हम बात करें अगर एपिटाइट की बात करें, तो ये डेक्स्ट्रो मेथा एम्फेटामिन सीएनएस स्टिमुलेंट है, ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट है। और अगर एनोरेक्टिक की बात करूं, तो एम्फेटामिन तो है ही है, बताया था आपको, फेनफ्लुरामिन है ना, डेक्सफेनफ्लुरामिन, ये सारी ड्रग्स हैं। ये फेनफ्लुरामिन वगैरह एज एनोरेक्टिक किस तरीके से काम करती है, ये ट्रांसमिशन ऑफ सेरोटोनर्जिक ट्रांसमिशन बोलो या ट्रांसमिशन ऑफ सेरोटोनर्जिक को इंक्रीज कर देती हैं। क्या होता है कि जो एपिटाइट फीडिंग सेंटर है हमारा, ठीक है, हाइपोथैलेमस में लेटरल साइड पे होता है या मीडियल साइड पे होता है, तो वहाँ पे जो सेंटर होता है वहाँ पे जाके लग जाती है, सेरोटोनिन रिलीज को इन्होंने बढ़ा दिया, सेरोटोनिन वहाँ पे जाके लग गया और फुलफिलमेंट कर देता है, ठीक है, और भूख नहीं लगती हमें। तो इस तरीके से ये सारी ड्रग्स हमारी काम करती हैं। अगर इसकी डोज डिपेंडेंट की बात करें, एम्फेटामिन की ही बात कर रही हूँ, तो साइकोलॉजिकली बंदा लेस ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है,
जैसे कई अब्यूजिव ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक दो बार लेते हैं तो बार बार लेने का मन करता है, एडिक्शन हो जाती है। तो इस केस में, एम्फेटामिन के केस में या सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स आप ले रहे हो तो बहुत कम ऐसे होता है कि साइकोलॉजिकली बंदा डिपेंड हो जाए उसके ऊपर, ठीक है। और एम्फेटामिन में मेन बात ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से एम्फेटामिन हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वन सेकेंड, सीएनएस स्टिमुलेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारी ये जो ड्रग है एम्फेटामिन, ये एंटी कन्वल्शंस भी है, एंटी कन्वल्सेंट, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट होने की वजह से हम इसे एपिलेप्सी में भी यूज करते हैं। और उसके बाद एनाल्जेसिक भी है, तो हम एनाल्जेसिया में भी यूज करते हैं इसे। और इसके बाद पार्किंसन में भी इसे यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिजिडिटी जो होती है पार्किंसन में उसे डिक्रीज कर देता है। और एक बात याद रखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है साइकोसिस में, ठीक है। साइकोसिस में इसे बिल्कुल भी नहीं देना, स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि हमें पता है साइकोसिस में ऑलरेडी क्या हो रहा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बंदा एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, पर्पसलेस एक्टिविटी कर रहा है, कंफ्यूज भी है एट द सेम टाइम, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है उस टाइम, ठीक है, बिना किसी एम से वो काम करता है। तो अगर आप उस केस में एम्फेटामिन दे दोगे तो आपका जो साइकोसिस है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बिगाड़ देगा साइकोसिस को, और ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एम्फेटामिन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ, स्यूडो एफेड्रिन, ये हमारा क्या है, नेजल डीकंजेस्टेंट है। जितने भी आपके नेजल डीकंजेस्टेंट है वो अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है। अल्फा 2 रिसेप्टर पे लगकर अपना काम शो करेंगे। हमें पता है अल्फा 2 क्या कर रहा था, सारे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को डिक्रीज कर रहा था, और जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हाइपर एक्टिविटी हो रही थी आपकी म्यूकोजा में, नेजल म्यूकोजा में, वो सारा डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, हमें नो से सबके सांस लेने में इजी रहेगा, ठीक है, स्वेलिंग कम हो जाएगी। तो ये सारी आपकी अल्फा 2 एगोनिस्ट के थ्रू काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ड्रग देखें, आइजोक्स सुप्राइन, ये ड्रग कौन सी है, यूट्राइन रिलैक्सेंट है। ये कहाँ पे काम करेगी, बीटा 2 रिसेप्टर पे, ठीक है। आपको पता है आइसोक्स सुप्राइन जो ड्रग है बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करके वी नो यूट्राइन रिलैक्सेंट कर देती है। इसी वजह से ये डिस्मेनोरिया में भी यूज होता है एक तो, और सेकंड जो मेन चीज है, थ्रेटनिंग एबॉर्शन। मतलब क्या होता है, आइसोसुप्राइन क्या कर रही है, यूट्राइन को रिलैक्स करके वहाँ पे ब्लड फ्लो को कम कर रही है, एग्जैक्टली। तो डिस्मेनोरिया में होता है कि ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो उस चीज़ को तो ये ट्रीट करती है। एबॉर्शन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, अगर इन केस एबॉर्शन के प्रोसीजर के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, तो उस केस में एक तो एबॉर्शन में बेबी लॉस भी हो रहा होता है, ठीक है। तो हम थ्रेटनिंग इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो ये थ्रेटनिंग एबॉर्शन में यूज़ की जाती है हमारी आइजोक्स सुप्राइन। जैसे कि ब्लड लॉस तो नो डाउट प्रेगनेंसी में कई बारी क्या होता है कि स्पॉटिंग का इशू भी होता है, ठीक है, ब्लड लॉस होता है, पर अगर ब्लड लॉस आपका हो रहा है विदाउट एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, एब्डोमिन में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, तो मतलब फिर भी चांसेस है कि सही से हो जाए सब कुछ, ठीक है। पर अगर क्या होगा, अगर आपका मतलब ब्लड लॉस हो रहा है, प्रेगनेंसी का केस है और ब्लड लॉस भी हो रहा है, साथ में एब्डोमिनल
क्रैम्प्स भी आ रहे हैं, तो उस केस में मिसकैरेज हो सकता है। एग्जैक्टली तो ये ड्रग क्या करती है, एक तो ब्लड लॉस को कम कर देगी, ठीक है, और इसी वजह से ये एबॉर्शन के केसेस में जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उस केस में हम इसे यूज़ करते हैं एज अ थ्रेटनिंग एबॉर्शन एजेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइजोक्सिसुप्राइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ड्रग देखें, नेक्स्ट हमारी ड्रग कौन सी आ रही है, हाँ हमारी मिथोक्सामीन और मेफेंट्रामीन अगर देखें, दोनों ही क्लासिफिकेशन में बताया था, ठीक है, अल्फा और बीटा पे लग के ये काम करती हैं, ठीक है। तो दोनों का यही है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे लग के अपना काम शो करेगी, ठीक है। अब आपको सारे फंक्शन तो पता ही है कि अल्फा में लगेगा तो क्या काम होगा, बीटा में लगेगा तो क्या काम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो ड्रग्स है क्लासिफिकेशन से बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक एक ड्रग काम करती है। अगर हम ओवरऑल यूजेस के बारे में देखें, इस टाइम ओवरऑल यूजेस देखें एड्रेनर्जिक में, सबसे पहले तो ये किस कंडीशन में यूज हो रहा है, हाइपोटेंसिव कंडीशन में यूज हो रही है ड्रग हमारी, ठीक है। हो सकता है जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हो सकता है कि शॉक लग जाए और शॉक लगने की वजह से आपका बीपी डाउन हो गया, ठीक है। हाइपोटेंसिव केसेस में यूज कर सकते हो। सिवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में भी आप यूज कर सकते हो इस ड्रग को, हमने देखा कि किस तरीके से ये काम करेगी। उसके बाद पंप फेलियर ड्यू टू मायोकार्डियल इंफेक्शन, है ना, इस केस में भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अभी हमने रिसेंटली देखा थ्रेटनिंग एबॉर्शन में कि जब एबॉर्शन का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए ड्यू टू द हैवी ब्लड लॉस, उस केस में भी आप ये यूज कर सकते हो। और एंटी हिस्टामिनिक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि जो आपकी एड्रेनालिन है, ठीक है, एड्रेनालिन क्या करती है, हिस्टामिन की रिलीज को ब्लॉक कर देती है, तो इस वजह से एज ए एंटी हिस्टामिनिक भी यूज कर सकते हो। अब एड्रेनालिन की बात आई है तो एड्रेनालिन बहुत यूज किया जाता है एनेस्थीसिया के साथ, ठीक है, ये आप याद रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं अलोंग विद एनेस्थेटिक्स, ठीक है। एड्रेनालिन की रेशो हम तैयार करते हैं एनेस्थीसिया के साथ, जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। जैसे जो रेशो यूज किया जाता है 1:2 लाख रेशो, 2 लाख, इसमें क्या होता है आपका 1 जो पार्ट होता है सिर्फ एक पार्ट एड्रेनलिन का यूज किया जाता है और 2 लाख जो पार्ट है वो आपका जनरल एनेस्थीसिया। फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 ml अगर सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल 20 ml आपका सोल्यूशन है तो 0.1 ml आपका उसमें एड्रेनलिन डाला जाएगा, ठीक है, और बचा जो जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका मान लो लिडोकेन है हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लिडोकेन होगा। हम क्यों एड्रेनलिन को इसके साथ एज अ कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात ये जनरल एनेस्थीसिया के काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। जब हम ये चैप्टर करेंगे तो अच्छे से मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से बढ़ाता है, इसके काम को बढ़ा देगा और जो टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे होंगे एड्रेनलिन की वजह से उसे वो ये कम कर देगा, नलीफाई कर देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हमने देखा था एपिलेप्सी में भी यूज होता है ना, क्योंकि एंटी कन्वल्सेंट है तो एपिलेप्सी में भी ये ड्रग्स यूज होती हैं। उसके बाद ओबेसिटी में यूज होती है ड्रग्स। एनोरेक्टिक्स देखे थे हमने जो क्या कर रही थी, सेरोटोनिन या नोरेपिनेफ्रिन
इनकी रीअपटेक को कम कर रही थी, इनके लेवल को बढ़ा रही थी, और वो हाइपोथैलेमस में फीडिंग सेंटर में जाकर लग रहा था। और दूसरा जो β3 रिसेप्टर है, ठीक है, वहाँ पे भी लग के एनोरेक्टिक्स ड्रग काम कर रही थी। किस तरीके से, जो मसल्स में आपके लिपिड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करके β3 रिसेप्टर में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एपिलेप्सी हो गया, मोशन, एंटी मोशन में भी यूज़ करते हैं हम, एंटी मोशन, या फिर आप बोल लो मोशन सिकनेस में, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एम्फीटामिन होता है आपका, एम्फीटामिन, ठीक है, ये एंटी एमेटिक भी है, ठीक है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा डोज में ले रहे हो एम्फीटामिन, तो ये वॉमिटिंग ही करवाएगा, फिर आपको एंटी एमेटिक एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें पता है ड्रग्स थेरेप्यूटिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक लिमिटेड जो डोज है उस पर। अगर किसी का भी डोज आप इंक्रीज कर दोगे तो टॉक्सिक इफेक्ट ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम एड्रेनर्जिक सिस्टम को समझ रहे थे, यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारी लाइफ को बहुत सारी बीमारियों से ये बचाता है। ओके, तो अगर अभी भी आपको कोई इशू हो, कोई पॉइंट ना समझ आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू।